हेलो क्लास 10। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10 आज मैं आप लोगों के लिए नागार्जुन जी का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसके अर्थ को हम समझते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं और समझ पाते हैं कि इसके अर्थ क्या है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। तो देखिए यहाँ पर ये तीसरा पार्ट है। जिन्होंने इसके दो अन्य पार्ट भी मैंने डाल दिए हैं वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लें, पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं इसको। अब कवि कहता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अर्थात कवि ये बताने का प्रयास किया है, इतनी प्यारी मुस्कान है जो तुम्हारी, जिसको देख के दुखी आदमी खुश हो जाता है, जिससे पर्वत भी पिघल जाते हैं, जिससे कांटेदार बबूल के वृक्ष में भी शेफालिका के फूल आ जाते हैं। इतनी सुंदर मनमोहक मुस्कान देने के लिए धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मतलब मैं कभी कभी आने वाला हूँ, तो मैं तो अन्य हूँ, यानी मेरे से तुम्हारा कोई ज़्यादा संपर्क है नहीं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि से मतलब इस मेहमान से बेटा तुम्हारा कोई मेल जोल तो है नहीं, तो मेरे से तुम्हारा संपर्क ही क्या है जो तुम मुझे आत्मीयता का भाव दोगे। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर, तुम्हें तो आत्मीयता से जीवन दान तुम्हारी माँ की उंगलियां, यानी माँ जब तुम्हारे मुंह में अपनी उंगलियां डालती है, जिसे तुम चूसते हो, जो पंचामृत का आभास कराती है, तो उसी से तुम्हारी माँ ने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। देखते तुम इधर कनखी मार, अर्थात जब तुम इधर तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो, और होती जब की आंखें चार, और जब आंखें हमारी और तुम्हारी आपस में मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम जैसे मुस्कुरा के हंसते हो ना, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। अर्थात कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब बच्चे के पास कवि आता है और उसकी मुस्कुराहट को देख के ये दंतुरित मुस्कान का जो कविता है उसको बनाता है, तो यहाँ पे वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि उस बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि उसको देख के दुखी व्यक्ति सुखी हो जाता है। जो कांटे और कांटेदार वृक्ष हैं उनसे शेफालिका के फूल उगने लगते हैं, और जो पहाड़ है वो पिघल कर तरल हो जाते हैं। अर्थात इतनी प्यारी मुस्कान है, तो उस मुस्कान को देने वाले तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हैं। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मैं तो कभी कभी आने वाला हूँ, यानी मैं काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता हूँ, कभी कभी मिलता हूँ, तो मैं तो अन्य हूँ। फिर कहता है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे प्रिय, इस अतिथि से मतलब ये कभी कभी आने वाले मेहमान से तुम्हारा तो कोई संपर्क ही नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मध पर, तुम्हें तो माँ की उंगलियां पंचामृत का आभास कराती रही हैं, यानी जो माँ ने तुम्हारे मुख में उंगलियां डाली हुई हैं, जिसे तुम चूस रहे हो, उससे तो तुम पंचामृत का आभास कर रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो, तो और होती जब की आंखें चार, फिर मैं भी तुमको देखता हूँ, तो तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब जब तुम मुस्कुराते हो दो दांतों के साथ, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। तो इस प्रकार ये इसका अर्थ हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ बालक और उसकी माँ को धन्य क्यों बताया गया। ये जो कविता अभी आप लोगों ने पढ़ी उसके आधार पे ये प्रश्न है। बालक और उसकी माँ को धन्य क्यों बताया गया है, तो क्योंकि बालक के नए नए दांतों के साथ झलकती मुस्कान अत्यंत मोहक है और जीवन का संदेश देने वाली है। ठीक, और माँ को धन्य क्यों बताया गया है, क्योंकि ऐसे बालक की जन्मदात्री, जिसकी मोहक मुस्कान जड़ चेतन सभी को प्रभावित करने वाली है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माँ को और बेटे को दोनों को धन्य क्यों बताया गया है, तो बेटे के लिए यानी पुत्र के लिए ऐसा कि उसकी मोहक मुस्कान है वो जीवन प्रदान करती है, अर्थात जो बहुत हारे हुए लोग हैं उनमें उत्साह का प्रवाह करती है। और माँ के लिए इसलिए क्योंकि माँ ने इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, जिसकी मोहक मुस्कान जड़ और चेतन मतलब जो निर्जीव है उस पे और जो सजीव है उन पे भी प्रभावित करती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए,
कवि अपने को अन्य क्यों बता रहा है, ऐसा कहने में कौन सा भाव छिपा है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अधिकांश समय बाहर रहने के कारण बालक के लिए वह पराया सा है। मतलब जो वो कवि हैं वो मतलब रेगुलर घर पे नहीं रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं, तो इसलिए वो बालक के लिए पराया से हैं। और ऐसा कहने के पीछे उसके मन में विवशता एवं पीड़ा का भाव है। मतलब उसको लग रहा है ना कि मैं इसके साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहा हूँ और इसकी माँ इसके साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो विवश होकर ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए अन्य हूँ ना बेटा, तो तुम कैसे मुझे पहचान पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। माँ की उंगलियों द्वारा मधुपर्क कराने से कवि का क्या तात्पर्य है। मधुपर्क कराना मतलब माँ जो अपने उंगलियों को बच्चे के मुंह में डालती है, तो उससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर, माँ अपने बच्चे के मुख में अपनी उंगलियां डाल देती है, जिसे बच्चा बड़ी तन्मयता से चूसने लगता है। उस उंगली में आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का प्यार छुपा होता है, यही तात्पर्य कवि का। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि को और भी सुंदर कब लगने लगती है। जब मैंने आपको इस कविता को पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया कि जब वो उन दोनों कवि का और बच्चे का जब आंख आपस में मिलता है तो बच्चा हंस देता है, मुस्कुरा देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जब बच्चा तिरछी निगाहों से कवि को देखता है और कवि की आंखों से उसकी आंखें मिल जाती हैं, यानी मिल जाने के कारण बच्चा नन्हे नन्हे दांतों को झलकाते हुए मुस्कुरा उठता है। ठीक है, तब कवि को वह और भी सुंदर लगने लगता है। तो ये 4 क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड थे, इस कविता से रिलेटेड। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।